अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज की एक अहम खबर आज शाम को सामने आई है और ये है चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक। उन्होंने पार्टी का जो उनका ओहदा है चेयरमैन का, उससे दस्तबरदार होने का फैसला किया है। जुम्मे को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके अहकामात उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए थे और बताया ये जा रहा है कि वो चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने अपनी कोर कमेटी को दिया है। पार्टी के रहनुमा हैं सीनियर नायब सदर हैं आजकल शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने इसको कन्फर्म किया मीडिया से बात करते हुए और कहा है कि बाज़ कानूनी पेचीदगियों की वजह से खान साहब चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि कोर कमेटी का कोई और रुकन होगा। क्योंकि एक और बहस भी चल रही थी कि उनके ख़ानदान से कोई तो नहीं होगा, सो उसको भी रद्द किया गया है उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें। और अब सवाल ये उठ गया है कि नया चेयरमैन किसको, पीटीआई चेयरमैन जो है वो इमरान खान साहब वो नामजद करेंगे। हतमी ऐलान तो नहीं हुआ, मुख्तलिफ नाम सरगोशियाँ कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का भी नाम कुछ जराए ले रहे हैं, लेकिन इसको शोएब शाहीन साहब ने कन्फर्म नहीं किया। तो हमारे पास वक्त कोई नाम तो नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो भी नाम होगा वो पीटीआई चेयरमैन जो है वो ही नॉमिनेट करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे एक तो प्रोग्राम में कि किसी और शख्सियत के ज़रिए पार्टी चलाना में कामयाब हो पाएंगे इमरान खान साहब, या एक मुश्किल उनके लिए खड़ी होगी। और फिर ये जो है इससे ये उनका दस्तबरदार होना इस पोजीशन से पार्टी को उनके हाथ से निकल जाने से ताबीर तो नहीं किया जाएगा उनके मुखालफिन की तरफ से, इसको भी हम देखेंगे। और ये बात कहना कि क्या पार्टी इंटैक्ट रह पाएगी, ये इसलिए ज़रूरी है कि आज भी ऐसी खबरें रिपोर्ट हुई हैं रोज़नामा डॉन में, जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो जो आतिफ खान है और अली अमीन गंडापुर है उनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें हैं। थोड़ी देर पहले खबरें थी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी करप्शन की जो है वो शुरू हुई हैं। लेकिन क्या मज़ीद तफरीक पार्टी के अंदर आ सकती है पीटीआई चेयरमैन के दस्तबरदार होने से, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो दीगर शिकवे आज रिपोर्ट हुए हैं डॉन अखबार में पीटीआई की तरफ से, उनमें कई लोगों से उनका नाम जाहिर किए बगैर बताया गया है कि कई ऐसे उम्मीदवार पंजाब से हैं पीटीआई के जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ या तो उसमें रूपोश हैं या खामोश बैठे हुए हैं। तो ये हमारी एक डिस्कशन ज़रूर होगी प्रोग्राम के अंदर कि पीटीआई का जो इलेक्शन मुहिम से अगर वो दूर रखे जाते हैं और ये जो शिकवे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं इनको एड्रेस नहीं किया गया तो शफाफियत के ऊपर किस हद तक सवालात उठ सकते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये जो शफाफियत है इसके हवाले से सिर्फ पीटीआई के शिकवे नहीं, वो तो शिकवे की हद तक कह रहे हैं, वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने आज फिर अपने चेयरमैन साहब वाली बातें दोहराई हैं। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया एवनफील्ड फ्लैट्स में छोड़कर आए हैं। नवाज शरीफ ने दोबारा अगर सिलेक्ट ही होना था तो लंदन जाने की इतनी मुश्किलात से गुजरने की उनको क्या ज़रूरत थी। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक तो ये जो कलेक्टिवली अब ये जो बात कही जा रही है इसके हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी जिन्होंने मियाँ साहब को बहुत तरह के ताने दिए कि आप 2-2 वोटों के लिए क्वेटा क्यों पहुँच गए, अब वो उन्होंने अपना यौम तासीस ही क्वेटा में खुद पीपल्स पार्टी ने रख लिया है। लेकिन पीपल्स पार्टी से हम प्रोग्राम में ये जानेंगे कि वहाँ पर बिलावल भुट्टो जो भी गुफ्तगू करेंगे उसकी क्या हैसियत रह जाएगी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बातों से इख्तलाफ कर चुके हैं एक इंटरव्यू के ज़रिए। और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, उनके कायद के ऊपर जो रेफरेंसेस थे उसके सिलसिले में कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आज तक खबरों की जीनत बने हुए हैं। और जो हैरत का इजहार किया गया कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद का पता ही नहीं था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने करप्शन अगर की ही नहीं तो आमदन से ज़्यादा असासे कैसे हो गए। ये तमाम बातें जो अदालत की तरफ से की गई हैं इस पर हम आज मैं चाहूँगी कि एक सैर हासिल बहस इस हवाले से करें कि जब एक दौर में जो सज़ाएं दी जाती हैं दूसरे दौर के अंदर अदालतें उन सज़ाओं को ख़ुद से गलत कहने लग जाती हैं, तो ऐसे में क्या अदालती जो निज़ाम की साख मुतासिर हुई है, ये इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? ये भी अब सवाल भी नहीं बनता कि साख मुतासिर हुई है या नहीं, काफ़ी हद तक हुई है, क्योंकि जब जो बाजी में रिमार्क्स दिए गए उससे बिल्कुल उलट दूसरे दौर में बात की जाती है। तो इस सिलसिले को कैसे ख़त्म किया जा सकेगा ताकि आला अदलिया के ऊपर तमाम लोगों का एतमाद बहाल रहे। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद तशरीफ़ फरमाए रफ़ीक रजवाना साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के और साबिक़ गवर्नर पंजाब। अहमद अवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी होगी और हमारी कोशिश होगी नासिर हुसैन शाह साहब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अहमद अवैस साहब, जो आज की खबर है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, ये बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा अगर वो दस्तबरदार होते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आप हमें कुछ बता सकें कि मुमकिन तौर पर किसको चेयरमैन बनाया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये खबर जो है ये कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो खबर जो है वो मरवत साहब ने दी थी, लेकिन
पीटीआई की हाई कमान से, उनके तर्जमान की तरफ से इसकी फ़ौरन तरदीद आ गई है और बड़ी ज़ोरदार तरदीद आई है इसकी। इसलिए ये मैंने खुद कंफर्म किया है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अभी चेयरमैन जो हैं वही हैं और अभी ऐसा कोई फैसला और ऐसी कोई उन्होंने जो है वो ना बात की है, ना कोई ऐसी सजेशन दी है, ना उन्होंने कहा कि ये कन्वे कर दिया जाए कि जो वो ही इलेक्शन से वो चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो ये बात तो इस हद तक है। लेकिन फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा अहमद अवैस साहब, क्योंकि जुम्मे को इलेक्शन होना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और फिर उसमें कैसे शमूलियत हो सकती है चेयरमैन पीटीआई की, और वाइस चेयरमैन भी जेल में है? नहीं तो कोई उनका अगर वो जेल में भी हैं तो इवन देन इलेक्शन तो हो सकता है ना। क्या बाज़-औक़ात कैंडिडेट जो है वो जेल में भी होता है और वो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं। अच्छा अहमद अवैस साहब, फिर ये तो मामला बहुत पेचीदा नहीं हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी के तर्जुमान आजकल कोर कमेटी से बहुत सारे हैं और ये खबर मरवत साहब ने बड़े वसूख के साथ दी, उसको मैं ऐड ऑन किया। अंसार भाई साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो गौहर साहब का नाम भी इस हवाले से ले लिया। अब आप भी इसको रिजेक्ट कर, थोड़ी देर पहले शोएब शाहीन साहब ये कह रहे थे कि इस हद तक दुरुस्त है लेकिन किसी का नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। सो ये पार्टी की ये एक बहुत ही पेचीदा सी सूरत हाल नहीं कि तर्जुमानी आखिर पार्टी की कर कौन रहा है? बिल्कुल तितर बितर सूरत हाल लग रही है। नहीं, इनका तर्जमान देखिए ना, ऑलरेडी जो है वो तो चेयरमैन ने खुद पार्टी के तर्जमान मुकर्रर किया था उनको, रऊफ हसन साहब को, वो हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं और वो उनकी कोर कमेटी की मीटिंग में जो है उसको भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और समझदार हैं। उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद की है। किसी गलतफहमी की बुनियाद पर मरवत साहब ने ये बात कह दी होगी, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो मैंने आपको बताई है। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि अगर ये कॉन्फिडेंस पे लिए बगैर पार्टी को इस किस्म का पॉलिसी बयान जारी कर दिया जाए तमाम मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिजवाना साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमारे यहाँ एक अलग डिबेट है, अब तो अहकामात दिए गए पीटीआई को, लेकिन पीटीआई ने भी ये सवालात उठाए कि बाकी पार्टीज के अंदर कितने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। खासकर आपकी पार्टी में भी बिला मुकाबला जो शरीफ खानदान के लोग हैं वही जो है वो मुंतखब हो जाते हैं। फर्क पड़ता है आपकी नज़र में कि चेयरमैन उस ओहदे के ऊपर बरकरार हो या फिर ना बरकरार हो, जैसा कि यहाँ पर इमरान खान है लीडर, आपकी पार्टी के लिए जो लीडरान हैं उनको देखा जाए अगर? देखिए, ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये इस वजह से भी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, केस में डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं एज फार एज आई रिमेंबर, बाकी मुकदमात चल रहे हैं। खदशात हैं कि अगर कोई ऐसे फैसले हो जाते हैं और वो अगर सज़ा हो जाते हैं, बहुत बड़ा इफ़ मैं कह रहा हूँ, और मैं तो एक फराग दिल और बेहतर सोच रखता हूँ कि सियासी जमातों को इलेक्शन में खुल के हिस्सा लेना चाहिए और उनको मौके देने चाहिए। मगर इस पे हमें अपनी दास्तान याद आ जाती है कि आज ये बातें हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ तो हमारी पार्टी के सदर थे, उनको वो बेटे की तनख्वाह पे ना लेने पे रिसीवेबल की एक डेफिनेशन निकाल के उनको ताहयात नाइल किया गया, और उसके बाद एक फ़ैसला और आ गया कि वो पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते बिकॉज ही इज़ डिस्क्वालीफाइड। जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ही कैन नॉट बी इलेक्टेड और चोजन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असेंबली। तो जो बंदा असेंबली का मेंबर ही नहीं बन सकता, वो अपने दस्तखतों से पार्टी टिकट कैसे जारी कर सकता? तो अल्टीमेटली ये हुआ कि सेनेट के इलेक्शन थे, टिकट मियाँ साहब के दस्तखतों से जारी हुए थे और वो फिर बात ख़त्म होगी कानूनी तौर पर, तो उन सेनेटर्स ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब वो भी एक मेरी नज़र में, कानून की नज़र में कोई मुनासिब फैसला नहीं था, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ का, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी। कंसीलमेंट ऑफ एसेट एक चीज़ है, ओमिशन टू नॉट टू मेंशन एक समथिंग एल्स, तो उसको कंसीलमेंट बना के बहरहाल ज़ेर बहस चल रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार की एक एप्लीकेशन ही भी पेंडिंग है टू रिविजिट द जजमेंट। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसकी खदशात की बिना पर ये बहस चल रही है, और फिर ये बहस इसलिए भी चली कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि आप जो है पार्टी इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो ये पीटीआई के लिए एक प्रॉब्लम तो है। अब उससे कैसे निकलते हैं, उससे
क्या उससे मतलब है कि उसको आगे बात को चला के अपनी पार्टी के इलेक्शन कैसे करवाते हैं, खान साहब चेयरमैन रहते हैं नहीं रहते, खदशात है कि डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं, तो आगे कोई और नॉमिनेट करना है, तो मैं ये समझता हूँ ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है। सही है। इससे मजीद मैं बहस तो नहीं कर सकता। वो तो है रजवाना साहब, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर एक मिथ नहीं है सिर्फ क्योंकि जमहूरियत सियासी जमातों के अंदर नहीं है। देखिए, ये हमारे मुल्क के मखसूस हालात हैं। यहाँ पार्टियाँ जितनी भी हैं उनको आप देख ले तो उन्हीं पार्टी के अंदर जो भी इलेक्शन होता है कोई आदमी दूसरा कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो जैसी सिचुएशन है उसके मुताबिक आगे चले। हम कोई इतनी आइडियल जमहूरी दौर में नहीं रह रहे कि यहाँ पे हर पार्टी इलेक्शन में सारे बंदे या 4-4 कैंडिडेट सदारत के लिए खड़े हो जाए। तो इसीलिए वो कोई ये तो एक यहाँ की रूटीन बनी हुई है, वही चलेगी। मगर बात यह है कि इमरान खान साहब का चेयरमैन ना रहना और किसको उन्होंने मुकर्रर करना है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में, पार्टी का मामला है, जेल में पार्टी का मामला है और वाकई उनके लिए एक परेशानी का मसला ज़रूर है। मगर बात यह है कि अब ये इशू भी अब इख्तलाफात की नज़र हो गया है कि कोई तरदीद कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं, तो इसलिए मैं आई एम नोबडी टू डिस्कस ऑन दिस। अहमद अवैस साहब, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक ओवरऑल डिबेट है जिसको आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी कई दफ़ा प्रोग्राम्स में करते आए हैं, ये जिम्मेदारी लीडरशिप के ऊपर आती है या पार्टी के उन दीगर रहनुमाओं के ऊपर आती है? हमने पीटीआई के अंदर भी कभी किसी को पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के मुकाबिल कागजात जमा कराते हुए नहीं देखा। सो आप लोगों की जो जमात थी उसमें एक शख्सियत परस्ती का अंसर रहता था, बाकी पार्टीज में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होती है, तो सभी का स्कोर एक जैसा नहीं है तमाम सियासी जमातों का इस हवाले से। नहीं, देखिए बात यह है कि बल्कि बाकी जमातों की निस्बत पीटीआई के अंदर इलेक्शन जो है बड़े फेयर इंटर पार्टी इलेक्शन होते रहे हैं और फिर बाकायदा पूरे मुल्क से तमाम दूर दराज इलाकों से लोग वोट कास्ट करते रहे हैं और अपना प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट खड़े भी होते थे। यह अलग बात है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट पीटीआई के चेयरमैन के लिए कोई उनके मुकाबले में नहीं आया क्योंकि नोबडी इज एज पॉपुलर और पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ना उसमें उन्होंने कोई ऐसा तासुर का भी दिया है कि ये एक हेरिडिटी रहेगा कि ये एक डायनेस्टी बन जाएगी कि उनके बाद उनकी औलाद होगी या उनके और कोई भाई होगा या अगर नहीं है भाई तो उनकी औलाद में से किसी को अपना दिया जाएगा। जैसे बाकी पार्टियों में आपने देखा है, नून लीग में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है कि उनके एक फैमिली है आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही जवाब दिया जाता है। मतलब ऐसा वो कहते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट मियां साहब के खिलाफ तो मियां साहब के मुकाबले, लेकिन कभी सवाल यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का कोई एस्पिरेंट हुआ है कि मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ, उसको दबा के जबरदस्ती बिठा दिया गया और कहा गया कि तुम नहीं लड़ सकते हो? ऐसी बात नहीं है। सारी सीटों के लिए कोई ना कोई खड़ा होता रहा है। अगर चेयरमैन के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो एक उनकी पॉपुलैरिटी है और वो है जायज पॉपुलैरिटी है, वो एक इम्पोज पॉपुलैरिटी तो नहीं है जैसे नवाज शरीफ की है। ये कॉन्विक्ट भी था और वो उसके बाद वो फ्यूजिटिव टू लॉ भी थे। उसके बाद वो जो हैं वो आते हैं और रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनको पब्लिक मीटिंग अटेंड करने की इजाज़त भी दे दी जाती है और पीटीआई के जो कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही उनको। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तकलीफदेह है और ये एक और बड़ी क्राइसिस का पेशखैमा भी है। अभी कल वो बात कर रहे थे, आपने भी सुना होगा 2 दिन पहले, मियां जावेद लतीफ़ साहब वो कह रहे थे कि जी अभी उनको तो हर जगह पे उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए मियां नवाज शरीफ को। तो फिर अगर हर जगह एक ऐसे आदमी को मैं रिजवान साहब की तरफ ये बात ले, जी आप मुकम्मल कर लें अहमद साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि एक ऐसे शख्स को जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है और हर दफा करप्शन के चार्ज पे निकाला गया, ये बात कर रहे हैं कि जी वो बेटे के हुकामा पे निकाल दिया। वो जजेस जो वो उनकी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की और जस्टिस गुलजार की जजमेंट भी तो साथ पड़े, वो भी तो उसका हिस्सा है। पूरी डिटेल है इनकी करप्शन की, एक एक चीज दी हुई है। ऐसे तो उन्होंने वो उनका माफिया का नाम दिया इनको। आपने कल की अदालती कार्रवाई देखी होगी अहमद अवैस साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हैरान कुन रहा सब कुछ जो उनके ऊपर इल्जामात हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से।
और साथ ही नैब को ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद के हवाले से मालूम ही नहीं था, मरियम नवाज का उसमें किरदार क्या था उस हवाले से मालूम नहीं था। ये कमजोर नहीं बना देता उन फैसलों को जो उनके खिलाफ दिए गए मुअज़्ज़िज़ अदलिया की तरफ से? यही तो वजह है ना कि यही रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी अदलिया के बाद फैसले जो हैं और या उनके इस किस्म के जो ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया में अदलिया जो है कि इस मुकाम पे पहुंच गई है, उनका ये कह देना काफ़ी नहीं है। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं आज भी वो एवरफील्ड की प्रॉपर्टी और जो लंदन में है और जो वो अजीजिया उनका जो प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी आज मौजूद नहीं है? और वो किसके नाम से है? और वो जिस ज़माने में वो प्रॉपर्टी इनकी मलकियत में आई थी उस ज़माने में इनके बच्चों की उम्रें क्या थी? ये सारी डिटेल जो है वो दोनों जजमेंट आप देखें ना उनके अंदर भी दी हुई है। ये तो तीसरी बात थी कि एक फॉल्स एफिडेविट उन्होंने बेटे का वो जो उसके ऊपर दिया था वो भी एक बुनियाद बना, क्योंकि वो आर्टिकल 62 और 63 जो है उसमें ये जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जो है या मेंबर पार्लियामेंट के मुतालिक जो है, बात तो ये है कि आप उनके जाऊंगी आपकी इजाजत से अहमद साहब, प्लीज जरा थोड़ा लंबी बात हो गई है अहमद साहब एक सेकंड अगर आप इजाजत दें, सारी हम भी भूल जाएंगे फिर रिजवाना साहब क्या ये जो दलाइल हमारे प्रोग्राम में कई दफा होते हैं मियां साहब की नहीं, पहले तो 2 मिनट में आपसे लूंगा। अवैध साहब ने कुछ जो बातें की है मेरा राइट बनता है जवाब देना। बात चली थी पार्टी की इंटर पार्टी इलेक्शन से, और अवैध साहब ने माजरत के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम, और बात उन्होंने शुरू कर दी मियां नवाज शरीफ साहब के उसकी अपना ये एमन फील्ड और उसके फैसलों की। बात ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है जी, अब एक केस पेंडिंग है, उसका ट्रायल हो रहा है, ट्रायल हो गया, उसकी अपील चल रही है, ठीक है जी, जिसकी अपील चल रही है उस पर इससे ज़्यादा बहस मैं नहीं समझता। बड़े सीनियर वकील है, मैं भी वकील हूँ, सीनियर वकील हूँ, कि जो केस चल रहा है जिसकी अपील चल रही है तो उसमें मेरे केस को, मेरी पार्टी के लीडर के केस को इस तरह के कमेंट्स दे के मैं समझता हूँ प्रेजुडिस किया जा रहा है और लोगों के जहन में ये बात डाली जा रही है। अदालत में मसला ज़ेर समाअत है। मियाँ नवाज शरीफ, आप उनके 342 से एक ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बयान होता है जो उन्होंने इन रेफरेंसेज में दिया, वो तहरीरी बयान था, वो मैंने पढ़ा है, उसमें उनकी फैमिली की हिस्ट्री देख लें, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, बल्कि सबसे पहली बात यह है कि क्या मुशर्रफ के दौर में जो नैब के केसेस बने वो सारे सही थे? नैब की कार्रवाई पर, नैब के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक की बेल पर जो ऑब्जर्वेशन दी वो ठीक थी। अब बात यह है कि सुन ले मेरी बात, दोनों अल-अजीजिया में भी, एमन फील्ड केस में भी सज़ा हो गए, मरियम नवाज एक्विट हो गई, उसकी एक्विटल मियाँ नवाज शरीफ के केस को बेनिफिट करेगी। सवाल सर ये किया जा रहा है कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर कि कैसे सारी सजाएं हो जाती हैं और कैसे रिवर्स हो जाती हैं। ये तो शाखसाना है। आप पुरानी जजमेंट्स उठा लें पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, इधर पार्टी किसी को भी उठा लें, ठीक है ना जी। तो अब सुन ले जरा, बाकी आप जो अदालत की ऑब्जर्वेशन की बात कर रही है, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गूमेंट गुफ्तगू होती है, मगर मैं मीडिया से माजरत के साथ, एक कोई जज अगर गुफ्तगू करे तो उसको 3 दिन 2 दिन 4 दिन या अगली तारीख पेशी तक उसको इतना जेर बहस लाया जाता है, लोगों के जहन को तैयार किया जाता है कि शायद जज साहब भी इसी तरह से फैसला देने जा रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है इसी मतलब इसी प्रोग्राम के जरिए कि इस तरह के तबसरे, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो किसी का भी केस हो, इमरान खान साहब के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, तो उससे नुकसान होता है, ठीक है जी। हाँ। अब हम शख्सियात की मुखालफत से निकल जाएं। सर एक ये रिवायत है, शख्सियात की मुखालफत से निकल जाएं प्लीज। अफसोस की बात है, लेकिन रिजवान साहब आपकी अपनी जमात की तरफ से भी जो इमरान खान के ऊपर केसेस मैं कह रहा हूं, मैं तो अब देखिए, मैं तो एक बेहतर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने, आई एम कन्वेइंग अ बेटर मैसेज कि आप ये बंदों को डिस्कस करना छोड़ दें, अब अगला इलेक्शन है उसकी फिक्र करें, आगे चले और तमाम पार्टियों को बिल्कुल एक जैसा मौका मिलना चाहिए। मैं नासिर हुसैन शाह साहब को भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। शाह साहब, ये आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम जरा वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जहां आप लोग अपनी जमात की तरफ से भी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ रफीक रजवाना साहब हैं, वो कहते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त डिबेट इलेक्शन के हवाले से ही होनी चाहिए। लेकिन अगर PTI, जिनके हवाले से आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि उनके कई लोग रूपोश हैं जिन्होंने पंजाब से इलेक्शन लड़ना है, चेयरमैन के जेल में होने की वजह से, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, लेकिन बाहर पार्टी को काफ़ी मुश्किलात पेश आ, मोबिलाइज करने में भी लोगों को कि क्रैकडाउन की सूरत हाल है। आप समझते हैं कि अगर PTI को के लिए यही हालात रहे तो तमाम इलेक्शन के ऊपर सवाल उठ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
देखें, पीटीआई को हालात की नज़ाकत को समझना चाहिए। जो इनमें समझ बूझ वाले जो भी दोस्त हैं बैठे, पॉलिटिकल जो माइंड रखते हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने जो कुछ किया, जो मिसाल के तौर पर जिसका शाखसाना 9 मई हुआ, जिस तरह की वो बदतमीज़ी की, इंतहा पसंदी की जो सियासत है, या जो लोग केसेस में हैं 9 मई के, वो तो फेस करें अपना कानूनी तौर पर, लेकिन दीगर लोग जो हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इस तरह की बात होती है तो उनको मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए। और अब ये सिर्फ उसी बात पे अगर फोकस करेंगे कि जी कोर्ट में वो जी ये जो क्या था तोशाखाना केस हो गया, 9 मई की चीज़ हो गई, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है, बल्कि बड़ी माजरत के साथ जो वकला हजरात हैं वो भी जो है बस डिनाइल की तरफ जाते हैं। ये नहीं कहते कि केस को जाके डिफेंड किया जाए। तो मैं तो अभी आया हूँ, मैंने सुना नहीं है जो बातें यहाँ पे हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि ये सारी चीज़ें, अच्छा ये चीज़ें हम तो फेस करते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो 2013 में भी यही था, 2018 में भी ये था, और PMLN के साथ भी 2018 में यही कुछ था। अभी PMLN के मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त बात कर रहे थे नैब के केसेस की, तो नैब के केसेस तो पीपल्स पार्टी शुरू से भुगतती है। हमारे ऊपर तो सारी चीज़ें PMLN के ज़माने में हुए केसेस जो बाद में झूठे साबित हुए, फिर PMLN के ऊपर PTI के ज़माने में हुए, अब PTI के ऊपर हैं, तो अब तो सबको नैब जो है उसमें इफ़ एंड बट्स नज़र आते हैं। और ये जो इस वक्त की सूरत हाल जिस पे PTI बहुत बौखलाई हुई है, इसी तरह की सूरत हाल पीपल्स पार्टी के साथ तो शुरू से रही है। हमारे तो लोग जो 2018 में भी थे, जेलों में बैठ के इलेक्शन लड़े, 10 से 15 लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, कुछ और बड़े प्रेशर थे लेकिन हमने फेस किए। PMLN के साथ भी बेटे से तनख्वाह न लेने पे उनके नाअहल करार दे दिया गया मियाँ साहब को। हमारे लाख इख्तलाफ सही PMLN से, लेकिन ये वो हकीकतें हैं जो हकीकत का हिस्सा हैं। और फिर जिस तरह इनके साथ जो भी कुछ वहाँ था, तो PTI भी अगर एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रूव करना चाहती है, तो 9 मई वालों से वो दूर हो जाए, उनसे डिस्टेंस करें, बाकी लोग आएँ इलेक्शन में आके हिस्सा लें, और उनको हिस्सा लेने में बिल्कुल उनको इजाज़त होनी चाहिए। तो ये जो आज ये सब समझ रहे हैं, तो ये मुझे एक शेर याद आता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जब खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो अब तो PMLN को भी समझ आ रहा है और PTI को भी समझ आ रही है ये चीज़ें। चले शाह साहब, वैसे सबके ऊपर ही गुजरी है किसी न किसी मौके पे। जो आप गुफ्तगू करते हैं उससे ऐसा अंदाजा होता है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में सियासत करना ही सर्वाइवल की एक जंग है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो पीटमैन के लिए आज की खबर ये भी थी कि उनका ट्रायल तो जेल में ही होगा। इसके ऊपर अहमद वैस साहब का कॉमेंट, और क्या पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि नासिर शाह हमारे साथ कोयटा से इस वक्त मौजूद हैं, कोयटा जाने में बहुत देर नहीं कर दी क्योंकि नून लीग वहाँ पहले अपना पड़ाव कर चुकी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जो खबर हमने पहले दी थी शेर अफजल मरवत का हवाला देते हुए, शेर मरवत साहब इस बात के ऊपर कायम है कि PTI चेयरमैन ने आज उनसे जो मुलाकात की है उसके अंदर उनको बताया कि वो इस दस्तबरदार होते हैं पार्टी ओहदे से आइंदा वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, जबकि रऊफ हसन साहब पार्टी की तर्जुमानी करते हैं। उनका अहमद वैस साहब ने हवाला देकर इसकी तरदीद की थी, तो रऊफ हसन साहब ने बाकायदा इसकी तरदीद जारी की है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है, इसके कंफर्म होने का हम इंतजार करेंगे। अहमद वैस साहब, आज की एक और जो अहम खबर थी वो अदालत के जो ट्रायल जेल में है उसके हवाले से थी। अदालत ने यह फैसला दिया है कि ओपन ट्रायल होगा, 5 फैमिली मेम्बर्स जो है वो उनकी मौजूदगी में ट्रायल होगा। तो आप समझते हैं कि ये आप लोगों के लिए काबिल कबूल है इस हद तक, क्योंकि रीजंस सिक्योरिटी के दिए गए हैं जिसमें हवाला इस्लामाबाद पुलिस का है, IB और स्पेशल ब्रांच का, कि उनकी जान को खतरा है अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाता है। वो जी जान के खतरे का तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो केयर करने वाली नहीं है, लेकिन बहरहाल जो अदालत का फैसला है वो प्रिवेल होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। और ये हमारे हिस्सा होना चाहिए सोच का कि जो अदालत का फैसला है और जो आइन और कानून है उससे हमें राइट लेफ्ट नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर ही चलना चाहिए। ये एक नया तासुर जो है यहाँ अभी कुछ महीनों से जो शुरू हुआ है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब ये इलेक्शन की डेट्स की मुतल्लिक बात हो रही थी
तो उस वक्त भी अदालत के ना हुक्मनामे को कोई अहमियत दी गई और ना आइन की जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उनको जो है उनकी भी तजलील की गई और पार्लियामेंट के अंदर भी तजलील की गई। और उसमें वो हमारे शहबाज शरीफ साहब पेश थे। ये बात ये सिलसिला बड़ा गलत है। इससे इतनी ज़्यादा हम ड्रिफ्ट हो रहेंगे। देखें, इससे हम ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे। हम रूल ऑफ लॉ से हम रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ जा रहे हैं और ये डेस्पोटिज्म जो है ये तबाह कर देगा पाकिस्तान को। हमें तो स्ट्रिक्टली चलना है कि कानून, अगर अदालत ने फैसला दे दिया, आप जाएं उसको रिव्यू करें, उसकी ऊपर चले जाएं, उस फैसले को बदलवा लें, लेकिन जब तक वो फैसला है इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। ये तासुर जो है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक वाक़या सुनाना चाहता हूं इस मामले के ऊपर कि दुनिया में हुकूमत कैसे की उन्होंने। 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम ऑफिसर जो हैं वो बर्मा में गिरफ्तार हो गए, उनका ट्रायल हुआ था दिल्ली में, फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ था और वो पहला दिन था और इट वाज जो कोर्ट मार्शल की जो फौजी अदालत लगी थी, इट वाज हेडेड बाय सम सर्विंग फील्ड मार्शल। और पहले दिन जज एडवोकेट जनरल ने आकर अदालत को बताया, उसने कहा जी कि दिल्ली के सिविल जज 4 क्लास ने स्टे इशू कर दिया आपके खिलाफ। अदालत ने अपना काम रोक दिया उसी वक्त और वायसराय से राय पूछी। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है ना अहमद साहब। ये मैं आपको बता रहा हूं, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, जहां 90 दिन में इलेक्शन होने का कोई तस्वुर ना हो, जहां अदालत को अपने हुक्म देकर हाथ पकड़कर 8 फरवरी की तारीख जो है वो लेनी पड़े, इलेक्शंस के लिए दिलवानी पड़े, तो उस मुल्क के अंदर हम कहाँ बरतानिया की एग्जांपल्स दें। रजवाना साहब, आपसे मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से डिस्कस करना चाहूंगी। बताइए अहमद साहब, वक्त के हिसाब से आप बात जो आपने की, मुझे इजाजत दीजिएगा अहमद साहब, मैं ताकि आगे भी बढ़ूं। रजवाना साहब, पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो मुसलसल, फैसल कुंडी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं बिया साहब को अगर दोबारा सिलेक्ट ही होना था तो लंदन जाने की मुश्किलात उस पूरे प्रोसेस से वो क्यों गुजरे। इस तासुर को कैसे जाहिल करेंगे मियाँ साहब, क्योंकि एक और बात भी कही जा रही है अब तो कि जिन्होंने बार बार बारियां ली, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है उनके चेयरमैन का, वो उम्र रसीदा जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाए। देखिए, इलेक्शन का वक्त है और अब बयानियाँ बनाई जा रही हैं। मुखालिफ पार्टी के बारे में बयानियाँ बनाया जा रहा है जी कि अगर उनको सिलेक्ट होना था, कौन सी सिलेक्शन है? इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, पोलिंग डे आ गया। वो कह रहे हैं हालातों वाक़यात उनके हक में जा रहे हैं। देखो ना, बात ये पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे फैसल निगरां हुकूमत के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि अगर निगरां में ना होते तो लीग में शामिल हो चुके होते। देखिए, बात सुने, पीपल्स पार्टी ये बातें नेगेटिव करने की बजाय अगर पॉजिटिव चले, मेरी राय में, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब बात ये है, सारी जंग चल रही है पंजाब की, बलूचिस्तान भी ज़ाहिरी तौर पर भी कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो गए, तो अब उनको अफसोस है। अब लाडले की बात चल पड़ी है, अब जनाब वो उनको लंदन से नहीं आना चाहिए था, अब ये हो गया जी। तो गुजारिश ये है कि खुदा के लिए ये पॉलिटिकल जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिक्स को ख़राब ना किया जाए। अगर इसी तरह से करेंगे तो इलेक्शन का क्या नतीजा होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा? अभी 14 महीने अभी हम मिलके हुकूमत कर चुके हैं, तारीफें होती थी पार्लियामेंट में, इलेक्शन का वक्त आया तो फिर बदतारीफ। साहब कह रहे हैं कौमी हुकूमत बनेगी। देखिए, ये इस तरह की राय रखना हर किसी का अपना हक है, उनका अपना अंदाज़ा होगा, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक जो भी हालात होंगे, अब मैं कहूँ जी मेरी पार्टी है वो अक्सरियत नहीं ले सकेगी, नहीं लेगी। अब मेरी पार्टी है, मैंने कहना भी और हालात भी। और रजवाना साहब, आज आप डिसिप्लिन सिखा के जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। डिसिप्लिन इसलिए देखिए, नहीं, डिसिप्लिन की बात ये, मुझे बाज़ों का छोटी बात करते हुए खुद शर्म आती है, बल्कि अमूमन आती है कि नाज़रीन सुन रहे हो क्या कहेंगे, पढ़े लिखों का ये हाल है। अगर मैं पीपल्स पार्टी को खुदा न खास्ता मलाइन न करूं, पीटीआई को मलाइन न करूं, तो मैं समझूंगा मेरा आज प्रोग्राम बेकार है। ठीक है, अब सुन लें जरा एक बात आखिरी।
और अगर दूसरी साइड से मियां नवाज शरीफ को मेलाइन न करे, शहबाज शरीफ साहब को मेलाइन न करे, हमारी पार्टी की दूसरी लीडरशिप को मेलाइन न करे और समझते हैं आज का दिन हमारा जाया गया, इस प्रोग्राम में आने का फायदा नहीं हुआ, इससे आगे चले, लेट्स इंप्रूव अवरसेल्व्स। शाह साहब, आपको बहुत अच्छा माहौल मिला आज प्रोग्राम में, रिजवान साहब की गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे होंगे। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जो कुंडी साहब बातें कह रहे हैं और जो चेयरमैन साहब आपके कह रहे हैं, वो इररेलेवेंट नहीं हो गई कि ये डील है, इनके लाडला का सलूक है, इनके लिए रेड कारपेट है, जब जरदारी साहब ने खुद ही रद्द कर दिया सारी बातों को। वो कहते हैं कौमी हुकूमत बनेगी, साथ ही कहते हैं कि मुझे मुकम्मल मैं मुतमईन हूँ, शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं अनकरीब। ये किस किस्म की आपकी पार्टी के अंदर दो तरह की पॉलिसी चल रही है? और क्या जो बिलावल साहब बातें कोयटा में यौम तासीस में करेंगे, उसकी भी क्या अहमियत रह जाएगी जब उनके वालिद ने ही कह दिया कि ये अभी सीख रहा है, बच्चा है? और बड़ी माजरत के साथ मैं कह चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि उस इंटरव्यू के बाद मीडिया और बहुत सारे लोगों ने फफे कुटनियों का काम शुरू कर दिया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई इख्तलाफात हों, लेकिन ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है। आपने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने चेयरमैन साहब के लिए कहा कि वो भी सीखें, तो उन्होंने अपने लिए भी कहा कि मैं भी इस उम्र में भी अब भी सीखता हूँ। तो ये सीखने का अमल जो है ये तो आखिरी दम तक रहता है। और फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो ना तजुर्बेकार था, तो आपने देखा कि ये ना तजुर्बेकार फॉरेन मिनिस्टर जब रहा तो वो जितने बाबे शाबे पहले फॉरेन मिनिस्टर गुजरे हैं उन सब से इसकी बेहतर कारकर्दगी रही। जिस तरह का उस वक्त हालात थे, जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही और जिसकी कारकर्दगी की वजह से हम बैनुल-अक़वामी तौर पर तन्हा हो गए थे, इसी नौजवान ने जाके उन सारी चीज़ों को बेहतर किया, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो ये ऐसा कोई सच इशू नहीं है। बाकी पॉलिटिकल स्टांस हर किसी का आएगा, इलेक्शन सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ने हैं। जो बात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने की है, वही बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करते हैं हर जलसे में, कि हमने वो पुरानी सियासत नहीं करनी जो सिर्फ लेग पुलिंग की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, नफरत की और बदला लेने की सियासत है, बल्कि मुल्क के हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि हमने इलेक्शन के बाद मिलकर चलना है। इस पर फैसल कुंडी साहब का बयान कंपेयर कर ले, नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर जब अगर ये बात जरदारी साहब कहते हैं और जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की सोच, फिर कुंडी साहब हर रोज इतने तुंदो तेज बयान, बल्कि मैंने उनका पूरा बयान रिपीट नहीं किया जो उन्होंने मियां साहब फॉलो जरदारी साहब। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि फैसल कुंडी साहब ने जो बात की 20 सीटों की, जो आप जिसकी बात कर रही हैं, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब ने 125 तो अपनी कंफर्म कर दी थी ना पंजाब से, तो वो अगर फैसल कुंडी साहब ने 20 कह दिया तो वो एक पॉलिटिकली दोनों की बात थी। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसी तरह हमारे कुंडी साहब ने बयान दे दिया। देखिए, इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसको जितनी चीज़ मिलेगी वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं 8 फरवरी तक, हर किसी ने अपना अपना जोर लगाना है। 8 फरवरी के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना होगा। कम से कम ऑपोजिशन को भी तामीरी किरदार अदा करना पड़ेगा। आपके ही चेयरमैन साहब ने साबका दौरे हुकूमत में पीटीआई के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर से नाम दिया था। आप ही के चेयरमैन साहब अगर अभी से पेशगोई कर रहे हैं और आपकी जमात के तर्जुमान भी आके हर रोज इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शन की तरफ हम क्या देखें? उनके खदशात के ऊपर डिबेट क्यों ना करें? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तीनों मेहमानों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब हासिल करेंगे और क्योंकि बहुत अच्छी बातें भी यहाँ पर हुई हैं, हमें रिजवाना साहब ने बहुत एथिकल अंदाज में डिबेट कंडक्ट करने के अंदाज भी आज बताया। अहमद अवैस साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबर है कि उनकी जो मुलाकात हुई, उस जो पार्टी की मीटिंग हुई, उसके अंदर मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत के ऊपर बात करने के लिए तमाम सियासी जमातों को दावत देने के हवाले से इजहार ख्याल हुआ है। सो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि इस वक्त इस मुल्क में जो पीटीआई के साथ हो चुका है, जो हो रही है, जो बाकी पार्टीज के ग्रीवेंसेज हैं, और कहीं पर वो कहते हैं माजी में हमारे साथ ये हुआ, अब हमारा हक बनता है कि हमारे खिलाफ जो कुछ होता रहा वो रिवर्स हो जाए, इससे आप एग्री करते हैं? और जो नेशनल गवर्नमेंट का एक आइडिया की बात की है जरदारी साहब ने, ऑल दो सिराजुल हक साहब ने तो कहा है कि इसकी कौमी हुकूमत की आइन में कोई इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरफ भी मामला जा सकते हैं? देखिए, ये बात तो मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस की थोड़ी सी, ये समझ लीजिए कि इंटेलेक्चुअली
और ये एक कमी के बायस, और दूसरा ये कि ये स्कोर विनिंग जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, इससे नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा। और ये मेच्योरिटी जो है तमाम पॉलिटिशियंस में होनी चाहिए कि ये बैठे अक्रॉस द टेबल, अपने मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए खुद और अपना रास्ता खुद बनाएं और एग्री करें उसके ऊपर, कंसेंसस के ऊपर, और जो विद इन द बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट उससे आगे निकले। जब हम ये काम नहीं करेंगे और अपनी दाढ़ी हम किसी और के हाथ पकड़ा देंगे तो फिर तो जो हाल हो रहा है इससे भी खराब हो चुका है, इससे और ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए आई एग्री कि इन बातों के लिए जहां पे नेशनल इंटरेस्ट के मैटर होते हैं, और यहाँ पे ये इलेक्शन है, अब इलेक्शन एक मैटर है जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बाहमी, और ये एक मैंडेट का एक तरीकेकार है कि अवामी मैंडेट आपने किसने लेकर आना है और कैसे लेकर आना है। तो यहाँ पे किसी सूरत भी जो हमें ये अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि हम अपने आप को अलाइन करें कि हम एस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हो गए हैं, लिहाजा हमारा एक एज जो है दूसरों से ज्यादा है और हम जो है जो कामयाब हो जाएंगे। ये तासुर निकाल देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जगह पे रहे और पॉलिटिशियन जो है वो बैठ के इस मामले को टेकअप करें, पॉलिटिशियंस ही मसले को हल करें। अब यहाँ रजवाना साहब, यहाँ पे आजकल ये डिबेट भी, कई लोग ये भी बात कह देते हैं कि फिर ऐसे इलेक्शन में जाने का क्या फ़ायदा, मुल्क केयर टेकर हुकूमत भी चला रही है, बड़े एहसन अंदाज में अनवारुल हक काकड़ साहब बतौर निगरान प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, मामला तो रोज़ बरोज़ के चल ही रहे हैं जिनको इख्तियारात भी आप सब बढ़ा कर गए। सियासतदानों को बिला तफरीक आपस में हाथ मिला लेना चाहिए, मियाँ साहब को ऐसी कोई बात इनिशिएट करनी चाहिए। इसमें तो राय नहीं। आपको अगर याद हो, जब मियाँ साहब वापस आए हैं लंदन से और मीनार पाकिस्तान पे जो उन्होंने तकरीर की, ठीक है जी, अब उस पर बहुत चेमें गोइयाँ हुई, गैदरिंग पे हुई। मैं ये समझता हूँ कि फ़राग दिली का सबूत ये होना चाहिए था कि बयान आने चाहिए थे कि हम मियाँ साहब को खुश आमदेद कहते हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हम उनको खुश आमदेद कहते हैं, एज़ फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। जरदारी साहब मेच्योरिटी की बात करते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सबको मिल के चलना पड़ेगा, ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा। अब मिल के चलने से ये नहीं मुराद कि मेरी पार्टी की हुकूमत हो तो मिल के चले, भले किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी जीत जाए, कोई भी सियासी जमात की अक्सरियत हो जाए या मखलूत हुकूमत बन जाए, पाकिस्तान की फिक्र करे। सियासत तो बहुत हो ली, वजारत उज़्मा सब ने देख ली है। अगर हम इस बात पे एक परसेप्शन के तहत ही काम करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मुझे दोहराने नहीं चाहिए वो बातें, दुख की बातें हैं, हम हसास लोग हैं, बड़ा तकलीफ होती है कि आखिर हम जा किधर रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले हम अब क्या हो रहा है जी, ठीक है जी, इलेक्शन के बाद क्या होगा, ठीक है, उससे पहले बैठ जाए। अदरवाइज अवाम इन इलेक्शनों से हो सकता है तंग आ गई हो, उसकी वजूहात सामने हैं, महंगाई से तंग है, गुर्बत से तंग है। और फिर देखें, फिर बात यह है कि दुनिया ये कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को सीधा करो, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बड़ी पैथेटिक है, ठीक है जी। अब उस सिचुएशन को सामने रखते हुए हमारी जो आने वाला वक्त है इस इलेक्शन का, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन इलेक्शन होगा, और जो पार्लियामेंट बनेगी उस पर जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होगी जो हुकूमत बनेगी। मैं शाह साहब का भी कमेंट चाहूंगी। शाह साहब, आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि सियासतदान पहले भी मिसाक आप लोग कर चुके आपस में, लेकिन फिर वो आज सिलेक्टेड के तानों के ऊपर जाकर वो मामला रुका हुआ है। सियासतदान आपस में क्या ही बात कर लेंगे, ये तय किसी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना होगा कि क्या तरजीहात होनी चाहिए मुल्क को चलाने के हवाले से, किसकी क्या डोमेन है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह स्टांस बिल्कुल वजाहत से है, और आपने जिस तरह लास्ट उसमें वक्फा लेने से पहले बात की कि चेयरमैन साहब ने खान साहब को सिलेक्ट कहा था, तो जाहिर है वो सिलेक्टेड थे, जो तो अब तो सबके इल्म में है कि वो किस तरह आए। तो अगर ऐसी कोई बात उन्होंने कही तो सही कही थी। दूसरी बात ये है कि हमने उस वक्त भी, आपको याद, और आज भी ठीक कह रहे हैं शाह साहब, मियां साहब को भी सिलेक्टेड ही कह रहे हो जी। मैं उस वक्त कहती थी, आज भी सुन ले, मुझे सुन ले थोड़ा सा, कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी और खान साहब उनके खिलाफ सब कुछ कर रहे थे, तो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद उस वक्त अगर हम भी उस धरने में या PTI को सपोर्ट करते तो मियाँ साहब की हुकूमत फौरी चली जाती। लेकिन हमने उनको सपोर्ट किया एक पॉलिटिकल प्रोसेस को जारी और सारी रखने के लिए। पीपल्स पार्टी को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह
कभी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं मिली। आप उठा के देख लें 88 के इलेक्शन से लेके आज तक, और ना ही हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि ये अवाम फैसला करे कि जिसको भी उन्होंने लाना है। आप इस बात को तो फौरी बहुत हाईलाइट करता है पूरा मीडिया कि जी वो चेयरमैन साहब ने ये कह दिया, लेकिन जब चेयरमैन साहब ने कहा, मियाँ साहब को वेलकम कहा और उनके शानदार जलसे पे उनको मुबारकबाद दी, वो बारहा कहते रहे कि मियाँ साहब आके यहाँ पे अपना किरदार अदा करें। मीडिया मिकदार में कौन सी बात करनी है, हुजूर तो सर नहीं, कभी आपने बात की ये, कभी आपने इस बात को कहा? और जब हम ये भी कहते हैं, चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि मियाँ साहब को गलत केसेस में सजा हुई, आपने कभी इसको हाईलाइट किया? बस वो एक चीज पकड़ लेते हैं कि जी ये जो कहा है, इसके बाद बहस क्या रह जाती है जब आप ये इल्जाम लगा दें? जब बात सुन ले, जो इस तरह का तासुर दिया जा रहा है, जो हमारी तरफ से ये बात आ रही है कि ये तासुर गलत जा रहा है। मियाँ साहब को जाहिर है एक पार्टी के सरबराह हैं, इलेक्शन में ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि उनको किसी किस्म की मराद दी जा रही हैं, और ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। शाह साहब, ये समझने से कासिर हूं कि ये तासुर दे कौन रहा है इस वक्त? ये तासुर आपके चेयरमैन बिलावल साहब दे रहे हैं, लेकिन शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। नासिर हुसैन, अहमद अवैस साहब, रफीक रजवान साहब इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए। देखते हैं, मुझे शाह साहब की गुफ्तगू से आज ऐसा लग रहा है कि परसों जो यौम तासीस होगा उसमें बिलावल साहब शायद अपने ये अल्फाज वापस ही ले लें। देखते हैं वो इन अल्फाज को दोहराते हैं या नहीं दोहराते कि नवाज शरीफ साहब अब सिलेक्टेड होने जा रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।